नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है कारक। तो कारक क्या होते हैं और कारकों के कितने भेद होते हैं, कारकों का क्या यूज है, ये सारी चीजें हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, कुछ वाक्य हमने यहाँ पर लिखे और फिर उसमें से कारक हमने छांटे, यानी कि आखिर कारक होते क्या हैं। तो हमने देखा कि जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया और वाक्य में आए हुए बाकी शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है। और कारक का जो महत्व है एक वाक्य में इतना ज्यादा है कि अगर हम कारक के ये जो कुछ चिन्ह हैं, इन्हें अगर हम हटा दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि वाक्य जो है पूरी तरह से हमें क्लियर नहीं होता, वाक्य के भाव हमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये था कारकों का महत्व। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ पाए थे। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कारक और कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं। और देखिए जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिए हैं, जो हमने वाक्य लिखे हैं, श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। तो ये हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे और इन वाक्यों में से जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो कुछ विशेष चिन्ह जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में आए हुए क्रिया तथा अन्य शब्दों से संबंध स्थापित कर रहे हैं, अगर हम उन अंडरलाइन किए गए जो शब्द हैं उन्हें हटा दें, चिन्ह जो है जो उन्हें हटा दें, तो कैसा हमारा वाक्य होता है देखते हैं। श्री राम राजा दशरथ बड़े पुत्र थे। राम लंका राजा रावण मारा। राम रावण बाण मारा। बाण रावण नाभि जा लगा और रावण मृत्यु हो गई। तो देखिए पढ़ तो लिया, लेकिन जो अर्थ है वो हमें स्पष्ट नहीं हो पाया, यानी कि भाव जो है वो हमें स्पष्ट नहीं हो पाया। तो कारक जो है वो हमें किसी भी वाक्य के भाव को बताते हैं, कि वाक्य में आए हुए भाव को बताते हैं। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर कारक की परिभाषा लिखी। कारक में हमने कहा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए, क्रिया एवं अन्य शब्दों के साथ सूचित किया जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। उन्हें कारक कहते हैं। तो ये हमने लिखा। फिर हमने कहा कि इन्हीं को विभक्ति कहा जाता है, यानी कि इन कारणों को विभक्ति कहा जाता है। तो विभक्ति एक शब्द हमने यहाँ पर लिखा और उसको भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि कारकों का रूप प्रकट करने के लिए, यानी कि जिस रूप में इनको लिखा गया है, इनको विभक्ति कहा जाता है। कारकों के रूप को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहा जाता है। और परसर्ग, इन्हीं विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कारक की परिभाषा, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग सबको हमने यहाँ पर परिभाषित कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा कारकों के जो अलग अलग, हमने अलग अलग तरह के कारक यहाँ पर देखे। आपने देखा वाक्य में कहीं पर से, कहीं पर मैं, कहीं पर को, कहीं पर ने, इस तरह के कारक आपके लगे हुए हैं, कारक चिन्ह आपके लगे हुए हैं। तो उन्हीं के आधार पर हमने कारकों के 8 भेद यहाँ पर बताए, जो आपने नोट डाउन भी किए हैं, जिसमें हमने बताया यहाँ पर पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन कारक। ठीक है, ये 8 भेद हमने यहाँ पर कारकों के बताए। अब देखिए
8 भेद हमने कारकों के बता दिए। तो हमने कहा कि हर एक कारक की अलग विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कि क्योंकि अलग विभक्ति चिन्हों के कारण ही हमने कारकों के भेद बताए हैं, तो इसीलिए हमने हर एक कारक के कारक हमने बताए। जो आपका कर्ता कारक है, जैसे हमने यहाँ पर कारक बताए, और उसके बाद हमने उसकी विभक्ति यहाँ पर बताई। पहले हमने कारक बताए, उसके बाद हमने उसकी विभक्ति बताई। तो पहला कारक था कर्ता कारक, ठीक है। तो कर्ता कारक की विभक्ति है ने। उसके बाद हमने बताया कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति है को। उसके बाद बताया हमने करण कारक, करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा। संप्रदान कारक के लिए या को। अब देखिए, हमने सबकी विभक्ति बता दी और हमने कहा कि ये जो कारक होते हैं ये वाक्य में एक तरह से संबंध बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ, और वाक्य के भाव को स्पष्ट करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कर्ता कारक, देखिए कर्ता कारक मैंने आपको बताया कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक यानी कि जो काम करने वाले व्यक्ति, कर्ता कारक, कारक यानी कि कर्ता को बताने वाला, काम करने वाले व्यक्ति को बताने वाला। जैसे हमने शुरुआत में पहला जो हमने यहाँ पर शब्द पढ़ा कि राम ने रावण को, श्री राम ने रावण को मारा, ठीक है, ने मारा, ठीक है। तो इसमें कर्ता कौन है? श्री राम है, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, को, राम ने रावण को बाण से मारा। अब जहां पर बाण से आ गया तो बाण से वो कर्म हो गया। यहाँ पर अगर राम ने रावण को मारा तो राम कर्ता है, ने शब्द कर्ता को दर्शा रहा है, लेकिन जो आपका को शब्द है बाण से मारा, ठीक है। तो ये कर्म जो है वो आपका कर्म की विभक्ति है को। उसके बाद आता है करण कारक, करण कारक की विभक्ति बताई हमने से और के द्वारा। बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, करण कारक। उसके बाद संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, और उसके बाद अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति है से। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये अलग अलग करके बताया था कि करण कारक की विभक्ति भी से है और अपादान कारक की विभक्ति भी से है। तो इन दोनों में अंतर भी आपको बताया जाएगा। और लास्ट सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, यानी कि आपका करण कारक की विभक्ति भी से है और अपादान कारक की विभक्ति भी से है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है करण कारक, करण यानी कि साधन। राम ने रावण को बाण से, तो बाण से जो है वो क्या कर रहा है? साधन दिखा रहा है, रीजन बता रहा है। लेकिन अपादान कारक की जो विभक्ति होती है से, वो पृथक्करण को दर्शाती है, अलग होने को दर्शाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चा साइकिल से गिर गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है और हम इसको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे आगे। उसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक में का, के, की, ये तीन विभक्तियां, या रा रे री, मा में मी, इस तरह से भी ये विभक्तियां यहाँ पर लगती हैं संबंध कारक में, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए, साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि बाद में जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे ना तो तब आपको ये याद होने चाहिए कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, करण कारक की क्या है, संप्रदान कारक की क्या है और अपादान कारक की क्या है। उसके बाद आता है हमारा अधिकरण कारक चिन्ह। अधिकरण में आपके दो हैं। अधिकरण कारक में आपकी दो विभक्तियां हैं, मैं और पर। उसके बाद आता है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है संबोधित करना, बुलाना, पुकारना,
ठीक है, तो संबोधन कारक की जो विभक्तियां हैं वो इस तरह से हैं, जैसे हे, रे, ओ। ठीक है, इनको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ये सब कुछ आप सबने लास्ट सेशन में नोट डाउन किया होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो बिल्कुल, अगर आपने इतना नोट डाउन किया है तो उसके नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहला कर्ता कारक, जिसको हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कर्ता कारक। यस, जिन्होंने लास्ट सेशन में ये सारी चीजें नोट डाउन की हैं वो अभी बिल्कुल उसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे। आप साइड में छोटी सी डेट डाल सकते हैं और इस तरह से लिखेंगे कर्ता कारक। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक को यहाँ पर बताएंगे। सबने यहाँ पर हेडिंग डाल ली होगी। तो देखिए, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। ये चीजें भी आपको नोट डाउन करनी थी, ये भी आपको नोट डाउन करना था। अगर किसी ने किया है तो आपस में आप कर सकते हैं नोट डाउन, क्योंकि अभी हम इससे आगे को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कर्ता कारक की बात आती है। तो क्या होता है कर्ता कारक? क्या होता है कर्ता कारक? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें ये ज्ञात होता है कि जो काम करने का, यानी कि जो काम को कर रहा है उस व्यक्ति का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो मैं परिभाषा यहाँ पर लिख रही हूँ उसे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, उदाहरणों से इसको समझेंगे। चलिए शुरू कीजिए। परसर्ग या विभक्ति। परसर्ग जो है इसका वो क्या है? ने। ठीक है, परसर्ग जो है वो क्या है? ने। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे। कर्ता कारक उदाहरण देखिए, नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। उदाहरण, अनिल ने रामायण पढ़ी। अनिल ने रामायण पढ़ी। पिताजी ने रुपए दिए। अंशु ने खाना खाया। गौतम ने छक्का लगाया।
ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चारों एग्जाम्पल आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अनिल ने रामायण पढ़ी, पिताजी ने रुपए दिए, अंशु ने खाना खाया, गौतम ने छक्का लगाया। तो काम करने वाले व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे जो आपका ने की विभक्ति है, ठीक है, जैसे आपके इन वाक्यों में जो भी आपके जैसे अनिल लिखा हुआ है, पिताजी लिखा हुआ है, गौतम लिखा हुआ है, अंशु लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये इन सब के साथ आप देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है, ने की विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, ने की विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो भी वर्तमान में जो काम हो रहा है, यानी कि इस समय पर जो वर्तमान समय में कर्ता जो है, कर्ता के काम करने का, यानी कि अनिल ने रामायण पढ़ी, पिताजी ने रुपए दिए, गौतम ने छक्का लगाया। तो सारे वाक्य जो है ये आपको कर्ता यानी कि काम करने वाले का बोध करा रहे हैं, काम करने वाले व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। और साथ ही हमने क्या कहा कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं और आपको बिल्कुल वाक्य का जो अर्थ है वो क्लियर हो रहा है। अगर मैं ये ने की विभक्ति यहां से हटा दूं तो क्या लगता है आपको कि इनका अर्थ आपको अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा? अनिल रामायण पढ़ी, पिताजी रुपए दिए, अंशु खाना खाया, गौतम छक्का लगाया। क्या ये आपको सही लग रहे हैं वाक्य? इस तरह से अगर हम ये विभक्तियां हटा दें तो क्या ये वाक्य आपको अर्थपूर्ण लग रहे हैं? नहीं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर वर्तमान काल और जो भी आपके ये भविष्य शब्द यहाँ पर दिए हैं उन सभी में क्या है, ने की विभक्ति लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मेन चीज मैं आपको बताती हूँ विभक्ति के इस विभक्ति के बारे में। तो इतना आपने नोट डाउन अगर कर लिया हो तो हैंड रेज करेंगे, इस तरह से हाथ खड़ा करेंगे। यस, अगर नोट डाउन कर लिया है तो फटाफट से हैंड रेज करिए। यस, वेरी गुड, साथ के साथ नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया जो होती है उसके साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले तो क्रिया क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि क्रिया क्या होती है। अब आपको अगर ये पता है कि क्रिया क्या होती है तो उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के जो भेद होते हैं आपके, उसी में आपका ये आता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो अगर किसी को पता हो कि क्या होता है अकर्मक क्रिया तो एक बार हैंड रेज करेंगे, किसे कहते हैं अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्योंकि देखिए हमने लिख तो दिया कि अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। आपने नोट डाउन कर लिया कि अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि अकर्मक क्रिया होती क्या है। अच्छा, क्रिया की परिभाषा सभी को पता है? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे, फटाफट हैंड रेज करेंगे जिसको भी क्रिया किसे कहते हैं ये पता है। जीआईसी पौड़ी खाल, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कारक और उसमें अभी अभी मैंने एक शब्द यहाँ पर लिखा है
अकर्मक क्रिया। क्या लास्ट सेशन में आपने कारक जो हम पढ़ रहे हैं क्लास अटेंड की थी? तो इससे पिछली क्लास हुई थी आपकी? मैम नो। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैंने आपको शुरू से ही सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है कि क्या हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या हम सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अभी अभी सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है कर्ता कारक। कर्ता कारक में हमने यहाँ पर बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे। और उसी में हमने एक लाइन लिखी कि अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। तो क्या आप अकर्मक क्रिया, देखिए अकर्मक से पहले आपको एक शब्द यहाँ पर लिखा है क्रिया, तो क्रिया की परिभाषा आप बता सकते हैं? क्रिया की परिभाषा नहीं आती आपको? नो मैम। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आपको नहीं आती ये बड़ा आपका मैटर नहीं है, बड़ा मैटर है कि आप बात नहीं करते। बच्चे कोई भी जवाब देने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। देखिए आपकी क्लास यहाँ पर चल रही है, आपको पढ़ाने के लिए ही चल रही है, आपको सिखाने के लिए ही चल रही है। बहुत अच्छा आपने बताया कि आपको नहीं आता, कोई इसमें बहुत डरने वाली बात नहीं है। आपने बताया तो अब आपको पढ़ाया जाएगा कि क्रिया क्या होती है। अच्छा, आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? यस मैम। सर्वनाम किसे कहते हैं? नो मैम। देखिए जब आपकी स्टार्टिंग में जब आपकी क्लास शुरू हुई थी, जब आपने क्लास 6 में आप आए थे, तभी हमने हिंदी व्याकरण के जो सेशन स्टार्ट किए थे उसमें हमने आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं कि अब आप फिर से स्कूल जब आए हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं? यस मैम। यस, ओके। तो कोई बात नहीं कि आपको नहीं आता है, तो जब हम अभी रिवाइज करेंगे यहाँ पर, तो आपने कहा आपको संज्ञा आती है, सर्वनाम नहीं आता, क्रिया नहीं आती। तो अभी क्योंकि हम कारक पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा टॉपिक है क्रिया, और क्रिया में भी हमें अकर्मक क्रिया बतानी है। तो इस पॉइंट का तब तक कोई यहाँ पर इसका कोई फायदा नहीं लिखने का जब तक आपको क्रिया नहीं पता। तो सबसे पहले अभी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम बाकी आगे आपको सर्वनाम भी आपका रिवाइज करवाएंगे, साथ में क्रिया टॉपिक भी पढ़ाएंगे, क्रिया विशेषण भी पढ़ाएंगे। सारे टॉपिक्स आपको क्लियर किए जाएंगे। बस रेगुलरली आप अपनी क्लास अटेंड करें, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको नोट डाउन करें, घर पर जाकर एक बार जरूर उसको रिवाइज करें। ओके, थैंक यू सो मच। आप बैठ जाइए और नोट डाउन कीजिए जितना भी आपको पढ़ाया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक पंक्ति जिसमें लिखा गया है कि अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। तो सबसे पहले हम क्रिया बता देते हैं क्या होती है। क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन लिख रहा है, सीता गा रही है, गीता खा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो ये सब आप देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है? काम हो रहा है। आपको यहाँ पर पता चल रहा है पढ़ रहे हैं, पढ़ा रही है, लिख रहे हैं, सो रहा है, खा रहा है, चल रहा है। ये सारे शब्द क्या है? क्रिया है। ये सारे शब्द क्या है? क्रिया है। यानी कि ये आपको बता रहे हैं कि कोई काम हो रहा है। किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब हमें यहाँ पर लिखा है अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, दो आधार पर क्रिया के भेद बताए गए हैं। पहला आपका होता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा आपका होता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहले में जो कर्म के आधार पर आपका क्रिया के भेद है, उसमें क्रिया के दो भेद बताए गए हैं। एक सकर्मक क्रिया और दूसरा आपका होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है क्रिया के कर्म के आधार पर जो भेद होते हैं उसमें उसके आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब क्या होता है सकर्मक क्रिया और क्या होता है अकर्मक क्रिया? क्या होता है सकर्मक क्रिया और क्या होता है अकर्मक क्रिया? अब देखिए, स
कर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। स का अर्थ होता है साथ, कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, अकर्मक में अ का अर्थ होता है बिना और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। अब देखिए, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, जिस क्रिया में कर्म साथ में होता है, जिस क्रिया में कर्म साथ में होता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लिखा है कि अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो आपकी अकर्मक क्रिया है उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं कि बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और या दूसरा यहाँ पर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। जो बच्चे, आपका पहला वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यानी कि जहां पर कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म होगा वहां पर सकर्मक क्रिया। तो जहां पर अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। देखिए, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये केवल और केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मैं आपको जब क्रिया आपका टॉपिक पढ़ाऊंगी अच्छे से, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से बताऊंगी। तो इसमें इसको आपको बिल्कुल भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हम केवल और केवल अभी यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि अकर्मक क्रिया के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती है। और इसका एग्जाम्पल है, लड़के ने चित्र बनाया। लड़के ने चित्र बनाया, तो ये तो है आपकी सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, और दूसरा, पहला हमने लिखा लड़के ने चित्र बनाया, और उसके बाद हमने यहां पर लिखा लड़के आए। ठीक है, लड़के ने चित्र बनाया और लड़के आए। अब देखिए, ने चित्र बनाया, ने चित्र बनाया, तो चित्र क्या है? कर्म है। तो यानी कि ये सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ। लड़के आए, अकर्मक क्रिया, यहां पर कर्म आपका नहीं है। आप देख सकते हैं, जहां पर कर्म नहीं होगा वहां पर ने की विभक्ति नहीं लगेगी। तो यहां पर हमने ने की विभक्ति भी नहीं लगाई है। देखा आपने, लड़के ने चित्र बनाया, सकर्मक क्रिया है, इसीलिए ने की विभक्ति लगी है। लेकिन लड़के आए अकर्मक क्रिया है और ने की विभक्ति नहीं लगी है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। और दूसरा, यहाँ पर हमने एक और पॉइंट बताया है कि जो आपका
वर्तमान काल होता है उसमें, यानी कि जो वर्तमान काल होता है उसमें भी आपकी जो ने की विभक्ति होती है वो आपकी उसमें ने की विभक्ति आपकी लगती है, और जो आपका भूतकाल होता है उसमें आपकी ने की विभक्ति नहीं लगती है। जैसे लड़के ने चित्र बनाया और लड़के आए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये क्लियर कर दिया। अब आता है हमारा दूसरा आपका कर्म कारक। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया, सबने नोट डाउन कर लिया इतना? फटाफट हैंड रेज करेंगे। अगर नोट डाउन हो गया हो तो फटाफट से हैंड रेज करेंगे। यस, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना अगला पॉइंट। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है? देखिए हमने करण कारक कर्ता कारक में बताया कि काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराने वाले। कर्म कारक, कर्म कारक में क्या होता है कि जब वाक्य में जो क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर, यहाँ पर क्रिया का फल जो है वो किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर पड़ रहा था। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर पड़ रहा था। जैसे अनिल ने रामायण पढ़ी, पिताजी ने रुपए दिए, अंशु ने खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ रहा था। अब यहाँ पर कर्म कारक में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात ये काम को बताता है, यानी कि ये कर्ता का बोध ना कराकर कर्म का बोध कराता है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कि क्रिया पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। जो क्रिया होती है उसका फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, या देखिए कर्म पर या वाक्य की किसी अन्य संज्ञा पर। देखिए कर्म पर आप इस तरह से नहीं भी लिखेंगे, तो ना पढ़कर या पढ़कर वाक्य की किसी अन्य संज्ञा, ये भी आप इसको लिख सकते हैं अन्य संज्ञा, यानी कि कर्ता भी आपका संज्ञा होता है, लेकिन अब वो कर्ता पर ना पढ़कर वाक्य की किसी अन्य संज्ञा पर पढ़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति क्या होती है कर्म कारक की? कौन बताएगा विभक्ति क्या होती है कर्म कारक की? कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको नोट डाउन भी आपने करना है। कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, क्योंकि वो कर्ता को दिखा रही होती है। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, ठीक है। और इसी तरह से करण कारक की से। तो ये चीजें आपने यहाँ पर जरूर याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसका विभक्ति चिन्ह आप लिख लेंगे को, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह लिखेंगे को। तो देखिए
एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहां पर, कमल पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, कमल पुस्तक पढ़ता है। राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी विभक्ति लगी है। और देखिए पहले वाक्य में हमने विभक्ति नहीं लगाई है, तो इसका भी रीजन है जिसको हम आगे क्लियर करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर कर्म कारक, जो आपके कारक है उसमें हमने कर्ता कारक को क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और हम कर्म कारक को स्टार्ट कर चुके हैं, और साथ ही कर्म कारक की परिभाषा भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आपका काम है कि आप घर पर जाइए, अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका है, जिसके पास भी जिसके पास हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका है, उसमें आप अपना टॉपिक कारक जो है वो जरूर एक बार घर से पढ़कर आएंगे। और जितना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारक की जो भेद होते हैं, कारक की परिभाषा, विभक्ति चिन्ह की परिभाषा और परसर्ग, ये आप जरूर याद करके आएंगे। बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।